नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मजबूत रहूँगी। जब ये बेजुबान पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। अपने विचारों से बाहर आते ही मैंने अपने आप को संभाला और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया। दिन गुजरते गए और मैंने अपने आप को घर के कामों में व्यस्त कर लिया। अपनी कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए दिनों में उन पेड़ों की देखभाल करने लगी। और उस आम के पेड़ की कुछ ज़्यादा ही देखभाल करती थी। वो मेरे दुख का साथी जो था। गुलाबो एक सुलझी हुई लड़की है। वह जब भी मेरे पास आती मेरी सासू माँ उसे बहाने से बुला लेती। अमन पहले से भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे। वो मुझसे बात करते थे तो उनकी आंखों में एक पछतावा हमेशा नज़र आता था। शायद मेरी हालत देखकर बुरा लगता था उन्हें, पर माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब गेंदा ने खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। पूरी हवेली में त्योहार जैसा माहौल हो गया। सारे नौकरों को तोहफे दिए गए। मैं भी बहुत खुश थी ये सोचकर कि चलो घर में एक नन्हा सा मेहमान आएगा। गुलाबो बहुत कमज़ोर थी और उम्र भी 16 साल। उसे बहुत तकलीफ़ होती थी। अब सासू माँ का आदेश था कि गुलाबो की अच्छे से सेवा की जाए जिससे कि उसकी कमज़ोरी दूर हो सके। सारी देखभाल के बाद भी गुलाबो का वजन कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। एक दिन चिंतित होते हुए मैंने अमन से कहा कि गुलाबो को शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाओ, पर सासू माँ ने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे बच्चे भी घर पर ही हुए हैं। उस पर अमन की भी वही पुरानी आदत कि अपनी माँ के खिलाफ वो जा ही नहीं सकते थे। एक दिन गुलाबो की तबीयत कुछ खराब होने लगी। उसकी सांस बहुत फूल रही थी। घबराकर मैंने गांव के वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने आकर कुछ दवाइयाँ दी और खून की कमी भी बताई। और जब ये सब मैंने अमन को बताया तो सासू माँ ने मुझे गुलाबो से दूर रहने का आदेश दे दिया, ये कहकर कि बांझ की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए गुलाबो पर। खैर, मुझे गुलाबो से दूर कर दिया गया और मैं फिर से अपनी कोठरी में अकेली सारा दिन बंद रहने लगी। या ये कहूँ, मैं खुद भी अंदर ही अंदर डर गई थी कि कहीं सचमुच मेरी वजह से गुलाबो को कुछ हो ना जाए। कुछ दिन बाद रात में नौकरों का शोर शराबा सुन के मैं आंगन की तरफ भागी तो देखा गुलाबो के प्रसव का समय आ गया था। गांव की बूढ़ी औरतों और दाइयों को बुलाया गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। मैंने अमन की तरफ देखा तो बहुत डरे हुए लग रहे थे। मैंने उनसे धैर्य रखने को कहा। थोड़ी देर में ही बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। हम सभी की खुशी का ठिकाना न था। पर तभी काकी ने बाहर आकर बताया कि गुलाबो की कमजोरी और खून की कमी के कारण वो गुलाबो को नहीं बचा पाए। बेटी को जन्म देते ही गुलाबो का देहांत हो गया। हाय, पोते का मुंह नहीं देख पाई मैं, अब कैसे मेरा वंश चलेगा। सासू माँ का बिलाप सारी हवेली में गूंज रहा था। उस छोटी दुधमुही बच्ची को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। ऐसा लगता था जैसे वो मैं हूँ। मैंने उसे कलेजे से लगा के रखा। जिनकी माँ नहीं होती वो बच्चे कुछ ज़्यादा ही समझदार होते हैं। शायद ज़रा भी परेशान नहीं करती थी वो मुझे। बस दूध पीते ही सो जाती थी। सासू माँ का वही राग चलता कि लड़कियों से वंश नहीं चलता, पर अब शायद किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। अमन अब पहले से खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में आते और गुड़िया को खिलाते। मुझे भी अमन को देखकर अच्छा लगता था। साल बीत चुका था, गुलाबों को जाए हुए और गुड़िया को आए हुए। आज गुलाबों की बरसी है। हवेली में छोटी सी पूजा रखवाई है। पंडित जी के आते ही सासू माँ ने प्रश्न किया कि क्या मैं जीते जी पोते का मुंह देख पाऊंगी, और पंडित जी ने उसके लिए कुछ गृह शांति के उपाय बताए। सासू माँ चल दी पंडित जी को हवेली दिखाने और सारी हवेली की शुद्धि कराने। मेरी कोठरी के पास भी गईं और पंडित जी को वो बांझ पेड़ भी दिखाया। पेड़ देखते ही पंडित जी ने यही पेड़ कारण है आपके दुखों का, इसे तुरंत कटवा दीजिए, ऐसा कहा। मैंने ऐसा सुनकर तुरंत सासू माँ से कहा कि ऐसा मत कीजिए, पर मुझे पता था कि सासू माँ मेरी बात नहीं मानेंगी और सासू माँ ने तुरंत नौकरों को बुलाया कि आज इस पेड़ को काट ही डालो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे अपने सुख दुख के साथी को बचाऊं।
जैसे ही वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने के लिए आगे बढ़े, मैं फुर्ती से भागकर उस पेड़ से लिपट गई और विनती करने लगी कि पेड़ को छोड़ दो, पर वो लोग नहीं मान रहे थे। मैं रोती जा रही थी पर किसी को तरस नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मुझे खींच कर धक्का दिया और मेरा सर पत्थर से टकरा गया। सिर से खून की धार निकल रही थी। ये देखकर अमन से रहा नहीं गया और उन्होंने सबको वहाँ से हटा दिया और तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया। डॉक्टर साहिबा सामने खड़ी थीं और अमन को कुछ समझा रही थीं। सासू माँ भी वहीं थीं और उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें अपने किए पर अफसोस है। डॉक्टर, क्या अब हम कनक को घर ले जा सकते हैं? अमन ने पूछा। हाँ, अब आप इन्हें ले जा सकते हैं, पर ख्याल रखिएगा कि अब दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसे गिरना ठीक नहीं होता। ऐसी हालत? डॉक्टर, क्या हुआ है इसे? अमन ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा। अरे आप लोगों को नहीं पता, ये माँ बनने वाली हैं, तो इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। ये सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। सब बस एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे और मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी। सासू माँ की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मेरे सर पर हाथ रखकर बस इतना ही कह सकीं कि मुझे माफ़ कर दो, और मैं मुस्कुराकर उनसे लिपट गई जैसे मैं अपनी माँ से लिपटी हूँ। पूरे 9 महीने मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैंने उस पेड़ का। आज मेरी डिलीवरी होनी थी। सासू माँ मुझे समय से पहले ही अस्पताल ले गईं ताकि जो गलती उन्होंने गुलाबों के समय की थी वो अब ना हो। बधाई हो, आपके पोता हुआ है। नर्स ने सासू माँ को खबर सुनाई और सासू माँ ने पर्स से नोटों की गड्डी निकालकर नर्स को कहा, आपस में बांट लेना। मेरी सासू माँ बहुत खुश थीं कि उनका पोता और उनकी बहू सही सलामत है। हवेली में धूमधाम थी। सभी बहुत खुश थे कि हमारा परिवार अब पूर्ण हो गया था बेटी और बेटे के आने से। और एक खुशी कहीं और भी पनप रही थी। उस आम के पेड़ पर अब फल आने लगे थे। कभी कभी हम लोग बहुत जल्दी करने लगते हैं फल मिलने की आस में, पर हर चीज़ का एक समय होता है। ज़िंदगी में जब जिस समय जो होना होता है वो उसी वक्त पर होता है। हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए और परिस्थितियों को समझना चाहिए।